प्यारे बच्चों, आप लोग क्लास कक्षा 10 में भूगोल का जो पहला पाठ है संसाधन एवं विकास, उसके मैं कुछ आपको मेन पॉइंट बता देता हूँ। बाकी प्रश्नोत्तर तो मैंने आपको भेज दिए हैं, कुछ समझा देता हूँ जिससे कि आपके समझ में आ जाए पाठ है क्या। ठीक है, तो जैसे कि पहला पाठ हम पढ़ते हैं, उसमें मैं गिरीश पांडे आपका एसएसटी का टीचर हूँ। आपको जो पहला प्रश्न है उसमें संसाधन एवं विकास में कि संसाधन किसे कहते हैं, है ना। पहले जो बात आती है कि संसाधन किसे कहते हैं, तो संसाधन उसे कहते हैं जो हमारे पर्यावरण में उपलब्ध प्रत्येक वस्तु, यानी हमारे जो पर्यावरण, हमारे चारों तरफ वातावरण में, पर्यावरण में जो उपलब्ध प्रत्येक वस्तु जो हमारी आवश्यकताओं को पूरा करती है या पूरा करने में उपयोग की जाती है और जिसको बनाने के लिए कोई तकनीक उपलब्ध है और जो आर्थिक रूप से संभाव्य तथा सांस्कृतिक रूप से मान्य है, एक संसाधन कहलाता है। जैसे कि हमने कोई चीज़ बनानी है, जैसे लकड़ी से हमें कोई कुर्सी बनानी है ना, तो लकड़ी कहाँ से आई? पर्यावरण से आई, हमारे प्रकृति की देन है। और उसको बनाने के लिए हमारे पास तकनीक है, हमारे पास मशीनें हैं, ठीक। लेकिन उससे हम पैसे भी कमा सकते हैं और लेकिन उससे क्या है, हमारी संस्कृति भी नष्ट नहीं होती है। तो ये एक संसाधन कहलाता है। यानी इसकी अगर हम सीधी व्याख्या करें कि हमारे पर्यावरण में उपलब्ध प्रत्येक वस्तु जो हमारे आवश्यकताओं को पूरा करने में उपयोग की जाती है और जिसको बनाने के लिए तकनीक उपलब्ध है, यानी मशीनरी उपलब्ध है, एक संसाधन कहलाता है जो आर्थिक रूप से और सांस्कृतिक रूप से मान्य होती है। ठीक है, अब संसाधन कितने प्रकार के होते हैं? संसाधन कितने प्रकार के होते हैं? अब संसाधन वैसे देखा जाए तो 4 प्रकार के हैं। पहला है उत्पत्ति के आधार पर, दूसरा है समाप्यता के आधार पर, तीसरा है स्वामित्व के आधार पर और चौथा है विकास के स्तर के आधार पर। अब जब पहला आता है आपका उत्पत्ति के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर जो है 2 प्रकार के संसाधन होते हैं। पहला होता है जैव संसाधन। जैव संसाधन किसे कहते हैं? जिसमें जान होती है, जिसमें जान होती है। और जिन संसाधनों की प्राप्ति कहाँ से होती है? जीवमंडल से होती है। जैसे मनुष्य एक जैव जिंदा है, वनस्पति, प्राणीजात, मत्स्य जीवन या पशुधन, ये सब चीज़ें जो जीवित हैं, जो सांस ले सकती हैं या जो हमारे काम आती है, जिसमें हम लोग मानव जाति के लोग हैं या वनस्पति जाति के लोग हैं या प्राणी जाति के लोग हैं, ये जैव संसाधन कहलाते हैं। दूसरा होता है अजैव संसाधन। अजैव संसाधन उसे कहते हैं जो निर्जीव वस्तु होती हैं, जैसे चट्टानें, धातुएं, लोहा, सोना, चांदी, ये सब, इनमें जान नहीं होती है लेकिन ये भी संसाधन है। हम लोहे से जो है क्या क्या बना देते हैं? मशीनें बनाते हैं, लोहे के सरियों से मकान बनाते हैं, लोहे से पता नहीं क्या क्या चीज़ें हम बना देते हैं। धातुओं में सोने चांदी से हम क्या क्या चीज़ें बनाते हैं, आपको पता है? जेवर वगैरह वगैरह सब बनाते हैं ना। तो ये अजैव संसाधन कहलाते हैं। और जैव संसाधन, ये आपके क्लियर हो गया उत्पत्ति के आधार पर पहला। और दूसरा आता है समाप्यता के आधार पर, यानी समाप्यता उसे कहते हैं जहाँ पर ये चीज़ें ख़त्म भी हो सकती हैं। जैसे समाप्यता के आधार पर भी 2 प्रकार के आपके संसाधन होते हैं। पहला होता है नवीकरणीय संसाधन, यानी वे संसाधन जिनको हम पुनः दोबारा से इस्तेमाल कर सकते हैं और दोबारा उनको फिर से बना सकते हैं। जैसे सौर ऊर्जा कभी ख़त्म नहीं हो सकती, सूर्य हमेशा रहता है ना। इससे नई टेक्नोलॉजी लाके हम सूर्य के प्रकाश को यूज़ कर सकते हैं। पवन ऊर्जा, हवा हमेशा रहती है हमारे पास, जब हवा रहती है हमारे पास तो हम हवा का भी इस्तेमाल बार बार कर सकते हैं। जल है, जल हमारे पास हमेशा है, जल ख़त्म नहीं होता। वन है, वन ख़त्म नहीं होते हैं क्योंकि वन हम दोबारा से उगा सकते हैं। वन्य जीवन, इनको भी हम दोबारा से चिड़ियाघर जो बनाते हैं या फिर वन्य जीवन जो हमारे दूसरे जैसे वन्य संरक्षण हमारे बने होते हैं ना, जैसे रामनगर में जिम कार्बेट पार्क या पार्क जैसे बनाए जाते हैं, तो ऐसे हम वन्य जीवन को भी बचा सकते हैं। ये नवीनीकरण संसाधन है। और अनवीनीकरण क्या होते हैं? अनवीकरणीय संसाधन वो होते हैं जो एक बार प्रयोग करने के बाद ख़त्म हो जाते हैं और फिर दोबारा इनको ढूंढने में बहुत मुश्किलें आती हैं और इन संसाधनों को बनने में लाखों वर्ष लग जाते हैं। जैसे तेल, यानी पेट्रोल, डीजल, इस टाइप का, ये सब ज़मीन के अंदर से निकलते हैं और ख़त्म हो सकते हैं। कोयला, ये ख़त्म हो जाते हैं जल्दी जल्दी। ठीक है। तीसरा आता है आपका स्वामित्व के आधार पर। स्वामित्व के आधार पर यानी कि
स्वामित्व के आधार पर भी आपके 4 प्रकार के होते हैं। पहला होता है व्यक्तिगत संसाधन, यानी कि व्यक्तिगत संसाधन वो होता है जो किसी खास लोगों का होता है। जैसे ये ज़मीन हमारी है, ये घर मेरा है, जायदाद वगैरह वगैरह के सब निजी मालिक होते हैं, इसे कहते हैं व्यक्तिगत संसाधन। दूसरा आता है सामुदायिक स्वामित्व वाले साधन। सामुदायिक स्वामित्व यानी कि जैसे कि सार्वजनिक पार्क है, पिकनिक स्थल है, खेल के मैदान हैं, ये पूरे समुदाय के लिए उपलब्ध होते हैं और ये सभी सदस्यों के लिए होते हैं, सभी के लोगों के लिए होते हैं। तो इसमें किसी का कोई हक नहीं होता है, निजी नहीं होते हैं, यानी कि ये व्यक्तिगत संसाधन नहीं होते हैं, ये सामुदायिक होते हैं। इसमें सभी लोग, जैसे हमारे स्कूल का फील्ड है वो सारे बच्चों के लिए उपलब्ध है, लेकिन उसके बगल में अगर किसी का मकान है तो किसी खास लोगों का मकान है तो व्यक्तिगत संसाधन होगा, और ये सामुदायिक स्वामित्व वाले संसाधन। तीसरा होता है राष्ट्रीय संसाधन। अब राष्ट्रीय संसाधन किसे कहते हैं? जैसे देश में पाए जाने वाले जितने भी सारे संसाधन हैं वो सब राष्ट्रीय संसाधन होते हैं, है ना। वो तकनीकी तौर पर सारे के सारे देश के ही होते हैं, तो सारे संसाधन तो राष्ट्र के होते ही होते हैं। अगला आता है अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। अंतर्राष्ट्रीय संसाधन उसे कहते हैं जैसे तट रेखा यानी समुद्री जो रेखा है, या फिर भूगर्भीय रेखा जो हमारी बाउंड्री जो हमारे देश की जो बॉर्डर होते हैं उससे 200 किलोमीटर की दूरी पर, है ना, तट रेखा यानी समुद्री क्षेत्र से खुले महासागरीय संसाधनों को अंतर्राष्ट्रीय संसाधन कहा जाता है। यानी कि जो हमारी तट रेखा है उससे 200 किलोमीटर की दूरी तक हमारे क्षेत्र रहेंगे वो, और उसमें किसी और दूसरे का वो नहीं होगा हस्तक्षेप। तो अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं की सहमति, इसमें अगर हम 200 किलोमीटर के आगे जाते हैं या फिर 200 किलोमीटर के पास रहते हैं तो उसमें अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं की सहमति लेनी पड़ती है, उसके बगैर हम उसे उपयोग नहीं कर सकते, क्योंकि वो दूसरे देशों की सीमा में भी आ जाती है। ठीक है। तीसरा है आपका विकास के स्तर पर, विकास के स्तर के आधार पर। इसमें कई संसाधन संभावित संसाधन होते हैं। संभावित संसाधन मतलब जैसे किसी प्रदेश में होते हैं लेकिन इनका उपयोग नहीं किया जाता। जैसे भारत के पश्चिमी भाग, राजस्थान और गुजरात में पवन और सौर ऊर्जा बहुत ज़्यादा है, वहाँ रेतीला इलाका है, बहुत ज़्यादा पवन ऊर्जा है, बहुत ज़्यादा सूर्य बहुत चमकता है, लेकिन वो संभावित हैं, है ना, इनका उपयोग अभी पूरा नहीं किया गया है। दूसरे होते हैं विकसित संसाधन। विकसित संसाधन यानी कि जिनका सर्वेक्षण तो किया जाता है और जिनके उपयोग की गुणवत्ता और मात्रा भी निर्धारित की जाती है, वो विकसित संसाधन कहलाते हैं। अगला होता है भंडार। भंडार यानी कि जिनका सर्वेक्षण किया जा चुका है परंतु प्रौद्योगिकी के अभाव में जिनका उपयोग नहीं किया जा सकता। उदाहरण के लिए जल, 2 ज्वलनशील गैसों गैस हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बनता है जल, है ना, जिसे ऊर्जा के मुख्य स्रोत में उपयोग किया जा सकता है। लेकिन तकनीकी ज्ञान के अभाव में ऐसा संभव नहीं है। क्यों? क्योंकि हम हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को अलग अलग नहीं कर पा रहे हैं अभी जल से। कर लेते हैं, कई जगह हो रहा है, लेकिन ये भंडार है हमारे पास फिलहाल। अगर हम ऐसा करने लग गए तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन फ़िलहाल अभी इतना तकनीकी ज्ञान पूरे संसार में अभी इतना नहीं आ पाया है कि जल से हम हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों अलग कर सकें। है कहीं कहीं साइंटिस्ट करते हैं, लेकिन पूरे के पूरे बड़े रूप में नहीं हो पाया है। संचित कोष। संचित कोष किसे कहते हैं? संचित कोष उसे कहते हैं जैसे वे संसाधन जो भंडार का एक हिस्सा होते हैं, भंडारी इनको कहा जाता है वैसे, जिनका उपयोग उपलब्ध तकनीक के द्वारा किया जा सकता है परंतु जिसका उपयोग अभी शुरू नहीं किया गया। जैसे बांधों में जल, वन आदि संचित हो। जैसे बांधों का जो जल है उससे हम बिजली तो बनाते हैं, उस पानी से हम यूज भी करते हैं, लिए हमारे कोष हैं, संचित जमा है हमारे, जब ज़रूरत होगी तब हम ले लेंगे। वन, जंगल, ये सब हमारे कोष हैं। ठीक हो गया। अब संसाधनों का विकास कैसे होता है? संसाधनों का विकास, ऐसा विश्वास किया जाता है कि संसाधन प्रकृति की देन है। ये तो बात क्लियर है कि संसाधन प्रकृति से ही हमको मिलते हैं, इसलिए मानव द्वारा इसका अंधाधुंध उपयोग किया गया, जिसके फलस्वरूप बहुत समस्याएं भी पैदा हो गई। अब संसाधन हमको मिले, पेड़ मिले, जल मिला, तो लेकिन हमने इनका ऐसा उपयोग कर दिया है कि इससे समस्याएं होने लगी। क्या क्या? जैसे पहले तो लोग लालच के कारण ये सब चीज़ों का विनाश कर देते हैं। दूसरा, समाज के ही कुछ लोगों के हाथों में संसाधन होते हैं जो संपन्न वर्ग, अमीर लोग होते हैं, है ना, तो वो लोग तो पूरे के पूरे संसाधन अपने इकट्ठे कर लेते हैं, लेकिन गरीब लोगों को ये संसाधन नहीं मिल पाते हैं। तीसरा, जैसे कोयले की खानें वगैरह वगैरह होती हैं, वो अमीर लोगों की होती हैं, या तेल के भंडार हैं, अमीर लोगों के हैं, वो गरीब लोगों के लिए तो बहुत दिक्कत का काम है। संसाधनों का अंधाधुंध शोषण भी संकट पैदा करता है, जिससे कि ओजोन परत हमारी खराब हो रही है, पर्यावरण को नुकसान होता है, प्रदूषण इतना ज़्यादा हम लोग फैला देते हैं, ज़मीन को हम लोग काट काट के वहाँ पर ज़मीन पे पता नहीं क्या क्या हमने कर दिया है, तो इन सब चीज़ों से ये सब हम नुकसान कर रहे हैं।
मानव जीवन की गुणवत्ता और वैश्विक शांति के लिए समाज में संसाधनों का न्याय संगत बंटवारा आवश्यक हो गया है। संसाधनों के सही उपयोग के लिए हमें सतत आर्थिक विकास करने की आवश्यकता है। और सतत आर्थिक विकास का तात्पर्य ऐसा विकास है जो पर्यावरण को बिना नुकसान पहुंचाए हो और वर्तमान विकास की प्रक्रिया भविष्य की पीढ़ियों की आवश्यकता की उपेक्षा ना करे। अगला आता है संसाधन नियोजन, यानी कि संसाधनों को हम कैसे एक ऐसा मैनेजमेंट करें कि संसाधन हमारे हमेशा के लिए काम आते रहें। जैसे देश के विभिन्न प्रदेशों में संसाधनों की पहचान कर हम उसकी लिस्ट बनाएं, एक तालिका बनाएं और इस कार्य में क्षेत्रीय सर्वेक्षण करें, मानचित्र बनाएं और संसाधनों का गुणात्मक एवं मात्रात्मक अनुमान लगाएं और उसका मापन करें तो हमारे संसाधन बच सकते हैं। दूसरा, संसाधन विकास योजनाएं लागू करने के लिए उपयुक्त प्रौद्योगिकी यानी कि टेक्नोलॉजी होनी चाहिए, हमारे पास कौशल होना चाहिए यानी ज्ञान होना चाहिए, संस्थागत नियोजन ढांचा तैयार होना चाहिए। अगला है संसाधन विकास योजनाओं को राष्ट्रीय विकास योजना यानी कि इसको देश की योजना में शामिल करना चाहिए हमको, है ना, तब तो ये संसाधन हमारे बचे रहेंगे। अब हमारे पास एक संसाधन है ज़मीन। ज़मीन हमारी सबसे बड़ा संसाधन है, भूमि। तो भू संसाधन जिसको बोला जाता है। भूमि एक प्राकृतिक संसाधन है। प्राकृतिक वनस्पति, वन्य जीवन, मानव जीवन, आर्थिक क्रियाएं, परिवहन, संचार व्यवस्थाएं सब ज़मीन पर, सब चीज़ ज़मीन पर ही तो हैं। हम सब कहाँ पर खड़े हैं? ज़मीन पर खड़े हैं। वनस्पति कहाँ होती है? ज़मीन में होती है। वन्य जीवन, ये शेर, भालू, चीता, हाथी, ये सब कहाँ हैं? चिड़ियाएँ वगैरह वगैरह सब कहाँ हैं? वन्य जीवन ये सब पृथ्वी में है। मानव जीवन मैंने आपको, आर्थिक क्रियाएँ जो हम करते हैं, जो भी हम पैसा कमाने के लिए करते हैं, ये सब ज़मीन के ऊपर ही करते हैं। परिवहन, गाड़ियाँ कहाँ चलती हैं? ज़मीन पर ही चलती हैं। संचार व्यवस्थाएं, जो पोल वगैरह लगते हैं सब टेलीफोन के, ये सब ज़मीन पर ही लगते हैं। तो ज़मीन एक ऐसा संसाधन है, सबसे महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधन है, ठीक। लेकिन ये एक सीमित भी है, सीमित संसाधन, क्योंकि ज़मीन को हम बढ़ा नहीं सकते। जितनी बड़ी पृथ्वी है हमारी, जितनी बड़ी ज़मीन है हमारी, ज़मीन तो उतनी रहेगी। अब हमने ज़मीन को बढ़ाने की कोशिश करें, ज़मीन तो बढ़ेगी नहीं, घट सकती है, बढ़ नहीं सकती। इसलिए हमें इसका उपयोग बड़ी सावधानी और योजनाबद्ध तरीके से करना चाहिए। भारत में भूमि संसाधन कैसे है? भारत में लगभग 43% भूक्षेत्र मैदान है जो कृषि और उद्योग के विकास के लिए सुविधाजनक है। लगभग 30% भूक्षेत्र पर विस्तृत रूप से पहाड़ हैं हमारे, जो 12मासी नदियों के प्रवाह को सुनिश्चित करते हैं। पहाड़ों से पानी भी आता है। पर्यटन विकास के लिए अनुकूल परिस्थितियां प्रदान करता है और पारिस्थितिकी के लिए महत्वपूर्ण है। और लगभग जो 27% जो हिस्सा है हमारे पूरी ज़मीन का, यानी अगर हम भारत में भूमि को 100% देते हैं तो 100% में से 43% मैदान है, 30% पर्वत हैं और 27% क्या है? पठारी क्षेत्र है। पठारी क्षेत्रों में क्या होता है? इसमें खनिज होते हैं, लोहा है ना, सोना, चांदी है ना, सीसा, ये सब क्या है? खनिज हैं। जीवाश्म ईंधन होते हैं, इसी के अंदर से जो पेट्रोल वगैरह, डीजल वगैरह निकलता है। और वनों का अपार संचय कोष होता है। तो ये तो भारत में भूमि है इस टाइप की, यानी मैंने आपको बता दिया भारत की जो भूमि है 43, इसको याद रखें आप लोग, 43% मैदानी क्षेत्र, 30% पर्वतीय क्षेत्र और 27% पठारी क्षेत्र। मैदानी क्षेत्र उद्योग के लिए और कृषि के लिए लाभदायक है, और जो पहाड़ी क्षेत्र है वो हमारे 12मासी नदियों के लिए, पर्यटन के लिए और पारिस्थितिकी के लिए, वातावरण के लिए बहुत ज़्यादा लाभदायक है। और 27% हिस्सा जो पठारी क्षेत्र है, यहाँ से हमको खनिज और जीवाश्म ईंधन ये सब चीज़ें मिलते हैं। अगला है भारत में भू उपयोग प्रारूप। अब हम इसको कैसे उपयोग करते हैं, है ना। इसके कुछ तत्व होते हैं जिसके द्वारा हम भू को उपयोग किया जाता है। जैसे कि ज़मीन की आकृति देखी जाती है, वहाँ की जलवायु देखी जाती है, वहाँ की मिट्टी देखी जाती है ज़मीन की। मानवीय कारक में वहाँ की जनसंख्या देखी जाती है, प्रौद्योगिकी क्षमता यानी टेक्नोलॉजी देखी जाती है, वहाँ की संस्कृति और परंपराएं क्या हैं वो सब देखी जाती हैं। यानी उपयोग करने के तरीके बता रहा हूँ आपको। भारत का जो कुल भौगोलिक क्षेत्रफल है कितना है? भारत का जो क्षेत्रफल कितना है? टोटल भारत का क्षेत्रफल 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है, परंतु इसके 93% भाग के ही भू उपयोग आंकड़े उपलब्ध हैं, क्योंकि पूर्वोत्तर राज्यों असम को छोड़कर अन्य किसी राज्य के बारे में हमें ज़्यादा जानकारी, पूर्वोत्तर राज्यों में जो असम, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, ये जो राज्य हैं इनकी ज़्यादा हमें भूमि उपयोग के आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं अभी भी।
इसके अलावा जम्मू और कश्मीर में पाकिस्तान और चीन अधिकृत क्षेत्रों में, जो जम्मू कश्मीर में आपको मालूम है कई जगह हमारे पाकिस्तान ने जगह छीन रखी है, कई जगह चीन ने अधिकार कर रखा है, तो उस जगह का भी अभी सर्वेक्षण हमारा नहीं हो पाया है। अब हम इस भूमि को कैसे बचाएं, भूमि के संरक्षण कैसे करें, भूमि का निम्नीकरण जो हो रहा है, भूमि जो ख़त्म होती जा रही है, इसको हम कैसे बचाएं। इसको हम कुछ निम्नलिखित क्रियाओं के द्वारा बचा सकते हैं, जैसे वनोन्मूलन, वनों को काटना कम कर दिया जाए। अति पशुचारण, यानी कि ये नहीं कि जंगलों में पशु को छोड़ दिया जाए और चरते रहें पशु, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। और खनन भी ज़्यादा नहीं होना चाहिए। जहाँ से रेत निकल रही है तो रेत निकाले जा रहे हैं, लोग लगाए जा रहे हैं, ट्रकों के ट्रक निकाले जा रहे हैं, कोयला निकल रहा है तो निकाले जा रहे हैं। तो इससे क्या होगा, इससे हमारे भूमि के निम्नीकरण में दिक्कतें आएंगी, भूमि का निम्नीकरण हो जाएगा, संरक्षण नहीं कर पाएंगे हम लोग। अगर हम इन चीज़ों को अच्छा करेंगे तो देखो कैसे करेंगे हम। अब हम वन का संरक्षण कैसे कर सकते हैं भूमि का। पहले हम वनारोपण करें, यानी पेड़ लगाएं। दूसरा, चरागाहों यानी चराने के लिए, जानवरों को चराने के लिए उचित प्रबंध करें। तीसरा, पशुचारण पर नियंत्रण करें। रेतीले टीलों को कांटेदार झाड़ियों द्वारा स्थिरीकरण करें, क्योंकि जो रेत के टीले होते हैं उड़ते रहते हैं। अब वहाँ पर कटीले झाड़ियाँ लगा दी जाएंगी तो रेत वहीं पर रुक जाएगी और ज़मीन रुकी रहेगी। बंजर भूमि हमारे यहाँ पड़ी रहती है, बंजर भूमि का कोई इलाज नहीं होता, तो हम बंजर भूमि को भी उपयोग में ला सकते हैं। खनन पर नियंत्रण, जो खनन होता है जो मैंने आपको बताया था, इस पर भी नियंत्रण होना चाहिए। ठीक है, तो अभी आपने भूमि संसाधन के बारे में पढ़ा। ठीक, इसके बाद अब हम आगे से पढ़ेंगे। फ़िलहाल इस चैप्टर को यहीं पर क्लोज करते हैं।